सबसे पहले आपको खबर दें, एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक इंतकाल कर गए हैं। अरशद मलिक कोरोना के बायस जाँ बहक हुए। साबिक जज अरशद मलिक इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में 25 रोज से जेर इलाज थे। अरशद मलिक एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। नमाज जनाजा अबाई गांव मंदिरा गोजर खान में अदा की जाएगी। इसी पर बात करेंगे, एहतशाम कियानी हमारे साथ होंगे। एहतशाम बताएगा इस बारे में। देखिए, हैदर अरशद मलिक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के साबिक जज थे, जो कि गुज़िश्ता 25 रोज से बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में जेर इलाज थे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उनकी जब हालत बिगड़ी तो उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था, जिससे वो जांबर नहीं हो सके और आज जाँ बहक हो गए हैं। ये बताया जा रहा है उनके खानदानी जराए की जानिब से कि उनकी नमाज जनाजा मंदरा गुजर खान में अदा की जाएगी, तो और उनके जो पसमानदान हैं उनमें उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अरशद मलिक एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के साबिक जज थे, जिनके पास साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जो रेफरेंस थे वो भी ज़ेरे समाअत थे। उन्होंने नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा भी सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस जो था उसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ को बरी किया था, जिसके बाद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की जानिब से उनकी एक वीडियो मंजर आम पर लाई गई और उन पर इल्जाम आयद किए गए, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज बतौर एहतसाब अदालत के जज जारी की थी और उसके बाद उन्होंने बयान हल्फी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज के ओहदे से हटा दिया था और वजारत कानून ने उनको उनकी खिदमात वापस पंजाब को भेज दी थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने इस हवाले से इंक्वायरी की थी और इंक्वायरी के बाद जज अरशद मलिक को उनकी नौकरी से बरतरफ किया गया था। ये उस फैसले में लिखा गया था कि जज अरशद मलिक ने मिसकंडक्ट किया, इसलिए उनको ओहदे से हटाया जाता है। तो उसके बाद अरशद मलिक की अब चूंकि कोरोना वायरस के बायस तबीयत बिगड़ी थी तो उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां से वो शिफायाब ना हो सके और वो जाँ बहक हो गए। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया एहतशाम कियानी। साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अरशद मलिक गुज़िश्ता 25 रोज से शिफा अस्पताल में जेर इलाज थे। इस्लामाबाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से उनकी मैयत आबाई इलाके रवाना कर दी गई है। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ सबा बजीर से। सबा, कब मैयत रवाना की गई उनकी? जी बिल्कुल, साबिक जज अरशद मलिक जो है गुज़िश्ता 25 रोज से शिफा अस्पताल में जेर इलाज थे। जिनकी डेड बॉडी जो है अभी थोड़ी देर कबल ही उनके आबाई गांव जो है मंदरा रवाना कर दी गई है। उनकी डेड बॉडी उनके भतीजे और उनके बेटे ने रिसीव की है और जज अरशद मलिक पिछले 3 रोज से इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में जेर इलाज थे, जहां पर कोरोना की वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज सुबह 10:25 पर उनका इंतकाल हो गया, जिसकी जो मैयत है उनको मंदरा रवाना कर दिया गया है और कल 2 बजे मंदरा में उनकी जनाजे नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी। हम उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो है। बहुत शुक्रिया सबा बजीर आपका। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने दौरा न्यूजीलैंड जारी रखने का मशवरा दे दिया और कहा है कि मुश्किल तरीन सूरत हाल के बावजूद टूर जारी रखने के हक में है। टीम इंतजामिया ने खिलाड़ियों के फीडबैक से बोर्ड हुकाम को भी आगाह कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं, कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने दौरा न्यूजीलैंड जारी रखने का मशवरा दे दिया और कहा है कि मुश्किल तरीन सूरत हाल के बावजूद टूर जारी रखने के हक में है। टीम इंतजामिया ने खिलाड़ियों के फीडबैक से बोर्ड हुकाम को आगाह भी कर दिया है। हाफिज शहबाज से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हाफिज शहबाज, पहले 72 घंटों का कहा जा रहा था, अब दौरा जारी रखने की इजाजत मिल गई है, मजीद क्या तफसीलात है? आज बिल्कुल इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान टीम इंतजामिया की तरफ से कहा गया था कि वो 2 से 3 दिन में क्रिकेट बोर्ड हुकाम को आगाह करेंगे। तमाम हमारे राय के मुताबिक अब से तकरीबन आधा घंटा पहले टीम इंतजामिया की जानिब से रब्ता किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, क्योंकि तमाम के तमाम खिलाड़ियों ने आज टीम मीटिंग की है, आपस में रब्ता किया है वहाँ पे जूम मीटिंग, जिसमें उन्होंने इस बात पे इतफाक किया है कि खिलाड़ी ये टूर जारी रखेंगे और उसके बाद पाकिस्तान टीम इंतजामिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले से आगाह कर दिया है कि तमाम खिलाड़ी टूर जारी रखने पर मुतफिक है और टूर जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब हमारे राय के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया के साथ कीवी बोर्ड हुकाम ने भी रब्ता किया और उनकी जानिब से इस मामले को हल करने की यकीन दहानी कराई गई और तो ये की जा रही है कि आइंदा 2 से 3 रोज में पाकिस्तान टीम इंतजाम से टीम की जो ट्रेनिंग का मामला है वो हल हो जाएगा, क्योंकि 4 रोज के बाद पाकिस्तान टीम की 14 रोजा आइसोलेशन भी खत्म हो जाएगी, जिस पर तमाम खिलाड़ियों का इत्तेफाक है कि जब 4 रोज के बाद हमारी आइसोलेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग की इजाजत मिल जाना है। तो इसलिए इस टूर को जारी रखा जाए और उसके साथ साथ खिलाड़ियों के अब तक टेस्ट
पॉजिटिव आ चुके हैं उनके हवाले से ये अब पीसीबी हुकाम क्रिकेट न्यूजीलैंड और उसके साथ न्यूजीलैंड की वजारत से रब्ता जी करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोरोना को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। रात गए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खसूसी इजलास से वीडियो खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा के सबब दुनिया में मुआशी बदहाली है। पसमानदा ममालिक के कर्जे मुआफ़ किए जाएँ या फिर रियायती कर्जे की सहूलत दी जाए। 5 तरक्की पजीर ममालिक पहले ही डिफ़ाल्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ कराया गया। कोरोना वायरस 15 लाख अफराद की जान ले चुका। इस वक्त हमें कोरोना की बदतरीन दूसरी लहर का सामना है। कोरोना वैक्सीन हर किसी के लिए मुयस्सर होनी चाहिए। दुनिया के बास ममालिक से मुताल्लिक आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट तशवीशनाक है। दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरह पाकिस्तान भी बजट खसारे में कमी ला रहा है। बदउनवान सियासतदान और जराइम पेशा अफराद की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सालाना 15 खरब डॉलर की सरमायाकारी की जाए। मुआशी सिक्योरिटी और तनाज़ात के खात्मे के लिए UN के चार्टर पर अमल यकीनी बनाया जाए। Confronted with a far more aggressive second wave of the virus. We are facing now the challenge of maintaining and reviving our economic growth, as well as dealing with the increasing number of cases which are occupying our hospital beds. I would like to propose a 10-point agenda for urgent action. 1. Debt suspension till the end of the pandemic for low-income and most stressed countries. 2. Cancellation of debt of least developed countries. 3. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. 4. A general allocation of special drawing rights of $500 billion. 5. Expanded concessional financing to low-income countries through multilateral development banks. 6. Creation of a new liquidity and sustainability facility which should provide short-term loans at low costs. 7. Fulfillment of the 0.7% official development assistance commitments. 8. Mobilizing the required 1.5 trillion annual investment in sustainable infrastructure. 9. Achievement of the agreed target of mobilizing $100 billion per year for climate action in developing countries. And 10. Immediate action to stop the massive illicit financial outflows from developing countries to rich countries, to offshore tax havens, and at the same time there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो गई। सदर मुमलिकत की अपील पर आज यौम दुआ मनाया जा रहा है। नमाज जुमा की समात में कोरोना से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। मज़ीद बता रहे हैं गौहर मसूद बताएगा यौम दुआ आज मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत एक आला सती इजलास हुआ था जिसमें कोरोना के दूसरे लहर से मुतल्लिक़ उमूर पर बहस की गई थी और उसमें एलामिया जारी किया था जिसमें बताया गया था कि आज जुम्मे को यौम दुआ के तौर पर मुल्क भर में मनाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज तमाम तर जो जुम्मे के खुतबात होंगे उसमें कोरोना से मुतल्लिक़ दुआ की जाएगी और कोरोना के जो SOPs हैं उस के हवाले से भी खसूसी हिदायत दी जाएंगी जो नमाज जुमा में शिरकत के लिए आ रहे हैं। और इसी तरह जो इस हवाले से भी बात की गई थी कि जो मुल्क भर में दीनी मुख्तलिफ रसूमात होते हैं, उर्स होते हैं और इस तरह के जो दिगर जलसे जुलूस होते हैं उस हवाले से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए ताकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो पाकिस्तान के शहरियों को कम से कम मुतासर कर सके। जी गौहर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्क में कोरोना मजीद 55 अफराद की जान ले गया। कोरोना के मजीद 3000
3,262 केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 51,507 हो गई। मुल्क में 2,932 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 331 वेंटिलेटर्स पर हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दूसरी लहर के दौरान मुल्क में कोरोना के वार शिद्दत से जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 44,627 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,262 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 55 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 51,507 है। सबसे ज्यादा सिंध में 20,223, पंजाब में 19,474 एक्टिव केसेस हैं। इस्लामाबाद 5,908, खैबर पख्तूनख्वा 3,707, आजाद कश्मीर 1,480, बलोचिस्तान 562 और गिलगित बल्तिस्तान में 153 फाल केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह 7.3% रही। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों की तादाद 8,260 हो गई है और मजमूई केसेस 4,10,072 तक जा पहुँचे हैं। मुल्क भर में 2,932 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 331 वेंटिलेटर पर हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,354 मरीज कोरोना से सेहत याब भी हुए। और अगर बात लाहौर की जाए तो लाहौर में कोरोना मजीद 16 अफराद की जान ले गया है। लाहौर शहर में कोरोना से 301 नए केसेस सामने आ गए। सूबाई पंजाब में कोरोना से मजीद 24 अफराद जाबहक हुए, जबकि 670 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। इस तरह लाहौर में कोरोना के केसेस मजीद बढ़ते जा रहे हैं। 16 अफराद की जान ले गया कोरोना लाहौर में। लाहौर शहर में कोरोना के 301 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि सूबाई पंजाब में कोरोना से मजीद 24 अफराद जाबहक, जबकि 670 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी आलमी इदारों को मुतमईन न कर सकी। यूरोपियन यूनियन ने PIA की परवाजों पर पाबंदी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA को जवाबी खत लिख दिया, जिसमें कहा गया था कि पाबंदी उठाने के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का सेफ्टी ऑडिट जरूरी है। पायलट्स के लाइसेंसिंग निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम नहीं किए गए, जिस पर PIA पर यूरोप के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी का खात्मा नहीं किया जा सकता। सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ने लगी है। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और 9 अफराद जख्मी भी हुए। फहद भट्टी से जानते हैं। फहद, बताएगा अभी सूरत हाल क्या है? जी, धुंध ज़्यादा होने के बायस सियालकोट मोटरवे प्लाजे के करीब महमूद बूटी का ये इलाका है, जहाँ पर 15 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बायस जो है तकरीबन 9 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिसके अंदर लाहौर पुलिस के 2 जवान और एक रिंग रोड पुलिस का जवान जो है वो भी मामूली ज़ख्मी हुआ है। जो मुतासरीन हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि क्या कहना है उनका। जी, मौके पर मौजूद था, लेकिन मेरी अपनी खुद की गाड़ी जो है वो डैमेज हुई है। उस मेन डैमेज होने की वजह यह है कि पीछे से कोई लाइट नहीं थी। जो ये टूल प्लाजे की लाइट होती है, ये लाइट नहीं थी, कोई रूटर नहीं था, लेकिन जो अमले की गाड़ी थी वो भी नहीं थी। एक जवान हमारे साथ था, 2 पुलिस वाले थे। हम खुद बैरियल पीछे जाके लगाते रहे। मुतासरीन का ये कहना है कि टूल प्लाजे पे ना तो फॉग लाइट्स लगाई गई हैं और ना ही जो कैट आइज यहाँ पे लगाई जानी थी, जिससे जो है वो पता लग सके कि फॉग ज़्यादा है, यहाँ आगे टूल प्लाजा आ रहा है। वो ऐसे कोई हिफाजती इक़दामात यहाँ पर नहीं किए गए, जिसकी वजह से फॉग ज़्यादा होने की वजह से, धुंध ज़्यादा होने के बाद जो है ये हादसा पेश आया। जी, बहुत शुक्रिया। लाहौर में एक बार फिर फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ गया है। धुंध और स्मोक के बायस हद्दे निगाह कम हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स माहिरीन का मज़ीद क्या कहना है इस हवाले से? जी हाँ, मौसम सरमा का इंतज़ार किया जाता है शहरियों की जानिब से, लेकिन जैसे ही लाहौर में खासकर मौसम सरमा का आगाज़ होता है, सबसे ज़्यादा अहम इशू जो शहरियों को फेस करना पड़ता है वो है स्मोक का। अगर आज हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज लाहौर में गंदगी का राज है, आलूदगी का राज है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह के औकात में 300 से तजावुज़ कर गया है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहते हैं। ये बता दें, आप सफ़र करते हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना है आपको? जैसा कि हम बाहर निकलते हैं बाइक पे तो हमें आँखों में जलन वगैरह महसूस होती है, तो सांस लेने में दुश्वारी होती है। मतलब स्मोक की वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना है। जैसा ये मसला हल होता है इंशाल्लाह बेहतर होगा। मौसम काफ़ी ख़राब जा रहा है मतलब लाहौर का। अच्छा, ये बता दें कि आप डेली यहाँ पर वॉक करने के लिए आती हैं, सेटिस्फाइड हैं, अच्छा लगता है, या कोई आपको भी इशू महसूस होते हैं?
देखें, पहले तो लाहौर का मौसम बहुत अच्छा होता था, लेकिन ये स्मोक की वजह से बहुत से मसले मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। उस तरह से मौसम को हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से पहले होता था लाहौर का मौसम, ट्रैफिक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, स्मोक की वजह से। तो इन सारे मसले मसाइल का हल भी होना चाहिए, कुछ सद्देबाब भी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो लाहौर में जो है वो हमने ये देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज भी है। इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से तजावज़ कर गया है और माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि दिसंबर का अख्ताम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब गुजरेगा, क्योंकि लाहौर में धुंध के साथ स्मोक जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी, जिसकी वजह से खासकर सफ़र करने वालों ठीक है सादिया, तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, महंगाई कोरोना की लहर की वजह से है, महंगाई भी जल्द ठीक हो जाएगी। महंगाई सारी दुनिया में इसकी लहर चली है। कोविड-19 2-2 लाख आदमी एक दिन में अमेरिका में आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी इसकी लहर आई है। पिछली दफ़ा अल्लाह ताला ने रहम किया और इमरान खान की हुकूमत की बेहतर मनसूबाबंदी पर इससे बेहतर हैंडल किया गया। इंशाल्लाह भी करेंगे। बाकी आप पीडीएम में भूल जाए, कह तो रहा हूँ इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली ने अनोखा मुतालबा कर दिया। अजीज जीजी ने महंगाई के खात्मे के लिए मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मांग लिए। अजीज जीजी का कहना है कि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए इख्तियारात दिए जाएं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, इक़्तिदार से भी जानेंगे। ये कमिश्नर की वेबसाइट पे अगर कोई भी कराची में आप लोग चले जाएं, ये लिस्ट वहाँ मौजूद है। इस पे तमाम रेट मौजूद हैं, चाहे वो मुर्गी हो, गोश्त हो, अंडा हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, फल हो, हर चीज़ का है। लेकिन आप जब मार्केट में जाते हैं तो वो डबल ऑफ प्राइस है। इसमें मैं तो परेशान हो गया। इसमें मैं पहले भी बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई, महंगाई तो ये सूबे की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इनका काम है। अगर ये नहीं कर सकते, मेरा तो सीधा मैसेज है सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते और आपके डीसी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो डीसी का इख्तियार एक एमपीए को, इलाके के एमपीए को दे दें। मैं आपको करके मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ये महंगाई अपने इलाके में कम अज़ कम, ये जो लिस्ट के अकॉर्डिंग टू लिस्ट है, मैं आपको ये करके दिखा दूंगा। अगर ये डीसी का काम है करना, अगर डीसी साहब नहीं कर सकते हैं इसको तो वो इख्तियार मुझे दे दें, मैं ये करके दिखा के आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा महंगाई कैसे कम होती है। हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिदार अनवर, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा कि क्या इख्तियारात होते हैं मजिस्ट्रेट के जो अजीज जीजी ने मांग लिए हैं? जनाब, आपका मैजिस्ट्रेट के जो इख्तियार होते हैं वो डीसी जो है वो अपनी रेट लिस्ट के ऊपर अमल करवाने के लिए न सिर्फ दुकानदारों पर जुर्माना करता है बल्कि किसी भी दुकानदार को तकरीबन 90 रोज तक जो है वो जेल भी भिजवा सकता है। कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है और मुताल्लिका इलाके के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ों को बिकवाएं। लेकिन कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एतराज़ सामने आया है कि डीसी साहिबान जो है वो रेट लिस्ट पर अमल कराने में नाकाम है, इसलिए चीज़ें डबल से भी ज़ायद जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। ये मुतालबा सिर्फ सिंध की हद तक किया गया है। हमारा उनसे ये सवाल था क्या पाकिस्तान भर में वो इस फार्मूले के लिए तैयार हैं, तो उनको ये कहा था कि जब खान साहब कराची आएंगे तो कराची की जो कैबिनेट है उन्हें इस बात का मशवरा देगी। ताहम फिलहाल ये मुतालबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई हल्के में असम्बली के लिए किया गया है। जी इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में इम्तियाज सुपर स्टोर के खिलाफ शहरी ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। नोटिस के बावजूद इम्तियाज सुपर स्टोर की इंतजामिया अदालत में पेश न हुई। कराची में इम्तियाज सुपर स्टोर के खिलाफ शहरी ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। नोटिस के बावजूद इम्तियाज सुपर स्टोर की इंतजामिया अदालत में पेश नहीं हुई है। अदालत ने बुलाया था। वकास खान हमारे साथ है, तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। वकास, बताइएगा मुखालिफत की वजह सामने क्या आई? जी बिल्कुल, ये शहरी आसिफ है जो कि नागाबाद का रिहायशी है। इसकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि इसने जो अद्वियात खरीदी हैं उसकी कीमत उससे ज़्यादा वसूल की गई है और उसमें जो दवा के डब्बे के ऊपर जो मालूमात होती हैं वो भी दर्ज नहीं थी, जिसकी वजह से उसने इस बारे में मालूमात भी की लेकिन उसको कोई इस हवाले से कोई मालूमात नहीं दी गई, ना ही उसके पैसे कम किए गए। इसके बाद उसकी जानिब से अदालत से रुजू किया गया और अदालत की जानिब से बार बार नोटिस किए गए हैं इम्तियाज सुपर मार्केट की इंतजामिया को, लेकिन
उनकी इंतजामिया की जानिब से कोई भी जवाब जमा नहीं कराया गया, ना ही कोई उनकी इंतजामिया की जानिब से पेश हुआ, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला किया है कि केस को एकतरफा तौर पर चलाया जाएगा और आइंदा समाज से जो मुद्दई है उससे सबूत मांगे हैं, या अगर वो सबूत अगर पेश कर देता है तो एकतरफा तौर पर फैसला सुना दिया जाएगा इस हवाले से। तफसीलात के लिए शुक्रिया वकास खान। सर्कुलर रेलवे के मलीर हॉल से मलीर मॉडल कॉलोनी तक ट्रैक की तब्दीली का काम शुरू न हो सका। पटरी खस्ता हाली का शिकार है। ट्रैक पर तजावुजात की भी भरमार है। मजीद जानते हैं, तनवीर बहलीम हमारे साथ हैं। तनवीर, सूरत हाल क्या है ट्रैक की यहाँ? वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अगर ये समझते हैं कि मरकज़ी जो रेलवे ट्रैक है उस पर एक ट्रेन चलाकर उसे सर्कुलर रेलवे का नाम दे देंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि सर्कुलर रेलवे एक पूरा मुकम्मल प्रोजेक्ट है। अगर आप मलीर की बात करें तो मलीर से मलीर हाल्ट से लेकर मॉडल कॉलोनी तक एक ट्रैक जाता है जो तकरीबन 3 किलोमीटर का है। यानी मलीर की लाखों की आबादी के लिए ये एक स्टेशन बनाया गया था जहां से वो एक अच्छी सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे, मगर जो रेलवे हुक्काम की जानिब से इस ट्रैक की बहाली के लिए अब तक कुछ भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। ये 3 किलोमीटर का महज ट्रैक है जिसमें से अक्सरियत जो ट्रैक है वो ज़मीन में धंस चुका है, या तो पटरियाँ इतनी गल चुकी हैं कि वहाँ पर ट्रेन चलने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। अगर मैं अपने कैमरामैन हसन जाफरी को कहूँ कि दिखाए कि देखें ये ज़मीन है, आपको कहीं से रेलवे का ट्रैक नज़र नहीं आ रहा है, इसके नीचे धंसा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ के स्टेशन, जो यहाँ का मरकज़ी स्टेशन था मॉडल कॉलोनी का, उसकी बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंडर बन चुकी इमारत, कचरे का ढेर बन चुकी है। इसी तरीके से वहाँ पर उसके साथ साथ पूरी इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। इलाका मकीन मुतादिद बार मुतालबा करते रहे क्योंकि यहाँ पर कुछ बसों की सहूलत मौजूद नहीं होती। इसकी वजह से आज जो यहाँ के इलाका मकीन है उनको 1 से 2 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं कहीं अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए। तो उनका यही मुतालबा है महकमा रेलवे से कि इस ट्रैक को बहाल किया जाए और यहाँ पर भी सर्कुलर रेलवे चलाई जाए। जी बहुत शुक्रिया। कराची में सूरज का पारा हाई है। आज शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 रोज़ तक सर्दी की लहर आने की उम्मीद नहीं है। मज़ीद तफसीलात मानिया शकील से जान लेते हैं। मानिया, बताइएगा मौसम का हवाल बताने वालों का मज़ीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, दिसंबर के महीने में कराची वाले मौसम में गर्मा का मजा लेने लगे क्योंकि नवंबर में हमने देखा कहाँ रिकॉर्ड ब्रेक हुआ सर्दी का। सुबह के औकात में कम से कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिसंबर का महीना शुरू होते ही कराची में मौसम एकदम से तब्दील हो गया। मौसम एक गर्मा जैसी फीलिंग्स आने लगी क्योंकि कल भी हमने देखा 33.1 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। आज तकरीबन ज़्यादा दर्जे हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो कराची वाले आज अपने स्वेटर और जैकेट अंदर रख चुके हैं क्योंकि कराची में हवाओं की रफ्तार भी बहुत कम है। तकरीबन 3 से 4 नॉटिकल माइल हवा की रफ्तार है तो नॉर्थ वेस्ट हवाएं, लेकिन कराची वालों को इतनी ठंड नहीं लग रही क्योंकि दर्जे हरारत में इजाफा हो गया। साथ साथ हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ता हुआ नजर आया। तकरीबन 55% हवा में नमी का तनासुब मौजूद है, जिसके बाद कराची वालों को गर्मियों में धूप में निकलने से पसीने भी आ रहे हैं। तो कराची वाले इस वक्त बिल्कुल भूल चुके हैं कि दिसंबर चल रहा है, तो गर्मी जो है फिलहाल कराची में एंटर हुई है। लेकिन जो सर्दियों की लहर है, महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशगोई की गई कि आने वाले 10 दिन कराची में ना ही तो सर्दी की कोई लहर होगी और ना ही कोई बारिश का इम्कान है। तो इस वक्त की अगर बात की जाए तकरीबन 27 से 28 कराची का दर्जा हरारत मौजूद है। हवा में नमी का तनासुब 50% से ज़ायद है, तकरीबन 55% है। हवा की रफ्तार भी कम है। तो पूरा दिन यही सूरत हाल रहने वाली है। लेकिन मगरिब के बाद, शाम होने के बाद थोड़ी सी हवाओं की रफ्तार में चेंजेस आ जाएगी। हवा की रफ्तार में थोड़ी सी तेज़ी होगी और दर्जा हरारत में कुछ कमी होगी। लेकिन आने वाले चंद दिन कराची वालों को स्वेटर और जैकेट पहनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। शुक्रिया मानिया। कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट मसाइल का शिकार। 2 साल कबल तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान काटे जाने वाली बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी। बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब ताजिरों को किन मुश्किलात का सामना है, ये जानते अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा किन मुश्किलात का शिकार है एम्प्रेस मार्केट? जी बिल्कुल, कराची की अहम जो है तारीखी मार्केट और तिजारती मरकज़ एम्प्रेस मार्केट जो है वो जो है परेशानी का शिकार है। जो यहाँ के ताजिर हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। 2 साल कबल जो है तजावुज़ात के खिलाफ जब ऑपरेशन किया गया था उस दौरान जो मार्केट है इसके कनेक्शन बिजली के जो है वो मुनक़ता किए गए थे, जो 2 साल गुजरने के बाद भी जो है जोड़े नहीं जा सके, जिसके बायस जो ताजिर हैं और दुकानदार हैं उनको मुश्किलात का सामना है। 100 से ज़ायद दुकानें हैं जहाँ पर जो है जनरेटर्स के ज़रिए जो है बिजली जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। इसी हवाले से हम जो मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये क्या मामला है। 57 मीटर लगे हुए हैं, 60 मीटर को लाइन देनी है। मीटर यहाँ लगे हुए हैं और हमें केसी वाले जो है तंग कर रहे हैं। कभी 28 लाख मांगते हैं, कभी 26 लाख मांगते हैं।
हमें इतना पैसा यहाँ पे नहीं है, आमदनी नहीं है। ये बताइए कि जनरेटर इस्तेमाल कर रहा है महंगाई के इस दौर में, तो उससे कितना फर्क पड़ रहा है कारोबार में, और ये हादसा भी बन सकता है कोई? हमें मजबूरी है हमारी, जब हम कुंडा लगाते हैं तो फिर कहते हैं बेईमान है, ये कहते हैं कुंडा लगा लो, कुंडा हम लगाते नहीं है, हम अपनी मजबूरी के माते ले रहे हैं। जो ताजिर है उनका कहना है कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, शहरी इंतजामिया के जेर इंतजाम आती है इम्प्रेस मार्केट, लेकिन उसकी जानिब से भी कोई खातिर इंतजाम नहीं किए जा रहे। जो 50 से ज़ायद जनरेटर्स हैं मौजूद जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो किसी भी टाइम जो है किसी बड़े जो है हादसे का सबब बन सकते हैं। तो उनका यही मुतालबा है कि आला हुक्काम और मुताल्लिक़ इदारे जो है वो इस मामले में का नोटिस लें और जो इम्प्रेस मार्केट है उसकी जो है बिजली बहाल की जाए। जी बहुत शुक्रिया। कराची में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है। दूसरे रोज़ कौन कौन से सेशन होंगे जान लेते हैं जमजम सईद से। जी जमजम बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस इल्म अदब की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कराची आर्ट्स काउंसिल में जो है वो कल हो चुका था, जबकि कल तकरीब में अगर बात करूं तो सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद सरदार शाह ने जो है वो तकरीब का आगाज़ किया था। इसके साथ ही इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद बड़ी तो नहीं कह सकते, कम तादाद शरीक हुई है। सबसे इसकी बड़ी वजह कोविड बताई जा रही है। कोविड के कम लोगों को जो है वो इनवाइट किया गया है। ज़्यादातर इस मरतबा अगर मैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की बात करूं तो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट पर ज़्यादा नज़र रखी गई है, क्योंकि जितनी भी ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है इसको डिजिटल कर दिया गया है। आप सारी एक लिंक दे दिया गया है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से। उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो दुनिया के किसी भी हिस्से में आप होंगे आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो देख सकेंगे। इसके अलावा भारत से जो अदीब हैं उन्होंने ऑनलाइन सेशंस का यहाँ पर इनेकाद किया गया। ऑनलाइन सेशंस में उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से SOPs का जो है वो ख़ास ख्याल रखा गया है। तमाम तर आने वाले लोगों को जो है वो मास्क और सैनिटाइज़र जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में इस मरतबा आम आवाम के दाखिले पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का ये सिलसिला मजीद 3 रोज तक जो है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर में सिंधियों के लिए खुशखबरी। सिंध सकाफत के कौमी दिन पर कनाडा के वजीर आजम की मुबारकबाद। पैगाम में सिंधी कल्चर डे की तकरीबात के लिए कनाडा में हर सहूलत फराहम करने का ऐलान कर दिया। मजीद बात करते हैं एडिटर सिंध रफीक भुट्टो। रफीक भुट्टो बताएगा मजीद क्या कहना है कनाडा के वजीर आजम का। जी बिल्कुल, ये दुनिया भर में रहने वाले सिंधियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कनाडा के जो वजीर आजम है जस्टिन, उन्होंने मेज़बानी की ऑफर दे दी है और कहा है कि कनाडा में जो सिंधी कौमी दिन मनाया जाएगा उसके लिए वो हर सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं और उनकी हुकूमत उनकी मेज़बानी करेगी। ताहम कोरोना की वजह से वो उसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे। ये कौमी दिन 6 दिसंबर को पूरी दुनिया में सिंधी सकाफती दिन के हवाले से मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 8 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत ने केस के फरीकैन को नोटिस जारी कर दी। अमानत गशकोरी हमारे साथ है। अमानत बताएगा होने वाली समाअत से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को जो तफसीली फैसला जारी किया था उसके खिलाफ जो नजरसानी दरखास्तें दायर की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच 8 दिसंबर को नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करेगा। और जो ये नजरसानी दरखास्तें हैं ये जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा, पाकिस्तान बार कौंसिल समेत 18 फरीकैन हैं जिन्होंने नजरसानी दरखास्तें दायर की हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी समाअत जो है 8 दिसंबर को होगी। और सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में, जो कि नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करेगा। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। सुबह पंजाब में बच्चे गैर महफूज हो गए। रवा साल सूबे में 1000 से ज्यादा बच्चे अगवा या लापता हुए। इनमें से 33% बच्चे सिर्फ लाहौर से अगवा या लापता हुए हैं। आपको बताते चले सुबह पंजाब में बच्चे गैर महफूज हो गए। अली साही से बात करते हैं। अली साही बताइए रिपोर्ट क्या कहती है इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के दावे एक तरफ और पुलिस के अपने ही अदादो शुमार को अगर देखा जाए तो पंजाब भर में बच्चे इंतहाई गैर महफूज हैं।
आईजी पंजाब को इस पर खसूसी फोकस करना होगा, वरना लापता और अगवा होने वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। रवां साल के अदद-ओ-शुमार को देखा जाए तो पहले 11 माह के दौरान लाहौर समेत पंजाब भर से 1042 बच्चे अगवा हुए, जिनमें से 33% का तल्लक लाहौर से है। लाहौर में 344 बच्चों को उनकी माओं से जुदा कर दिया गया और उनमें से जो 60 बच्चे हैं उनका ताहाल पता नहीं लगाया जा सका। अगर पंजाब भर की बात की जाए तो वहाँ पर 182 बच्चों को अभी तक लापता हैं और अभी तक अगवाकारों के चुंगल से उनको नहीं छुड़वाया गया। पिछले 3 साल की बात की जाए तो लाहौर में अब तक 40 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 3 सालों के भी मिसिंग हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। कि इतनी बड़ी तादाद में माओं के लखते जिगर जो हैं वो उनसे जुदा हुए, लेकिन इस पर पुलिस की जानब से कोई इकदामात नहीं किए गए। लाहौर जैसे शहर में हज़ारों की तादाद में कैमरे भी नस्ब किए गए हैं और टोटल पंजाब में से 33% तादाद लाहौर से मिसिंग होना लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। तो इस पर आईजी पंजाब को खसूसी इकदामात उठाने होंगे ताकि जो माओं के लखते जिगर बिछड़े हैं वो उनको वापस मिलवाए जा सके और पंजाब पुलिस पर आवाम का एतमाद बहाल हो सके। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस अफसरान के असासों की छानबीन का मामला हसास इदारों ने सीसीपीओ लाहौर को रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने 197 अफसरान के नाम भिजवाए थे। मजीद जानते इरफान मलिक हमारे साथ होंगे। इरफान मलिक, बताएगा कहां तक पहुंचा छानबीन का यह मामला? सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की जानिब से 7 अक्टूबर को हसास इदारों जिसमें आईबी और स्पेशल ब्रांच शामिल थी, इनको एक मरासला लिखा गया था कि लाहौर में 197 ऐसे अफसरान जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन SHOs या DSPs जो हैं वो तैनात है, इनके असासों की छानबीन की जाए, इनके जो आमदन है उसके हवाले से तफसीलात जो हैं वो लाहौर पुलिस को फराहम किया जाए और जनरल रिप्यूट जो है इनकी बताई जाए। इसमें आपको बताएं कि ये 197 अफसरान वो थे जो लाहौर में अरसा दराज से तैनात थे, लेकिन इनके बारे में ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि ये तमाम अफसरान जो हैं वो शायद साबका हुकूमत के साथ या साबका जो हुकूमती नुमाइंदे थे उनके साथ साजबस करके यहाँ पे तैनातियाँ लेते हैं और इसी वजह से इनकी जनरल रिप्यूट, इनके असासे और इनकी जो आमदन है उसके हवाले से तफसीलात मांगी गई थी। लेकिन अब हसास अदारों जिनमें स्पेशल ब्रांच और IB के इदारे शामिल हैं, इनकी जानिब से ये मरासला लिखा गया है CCPO को लाहौर को कि वो इनका रिकॉर्ड फ्राहम नहीं कर सकते और साफ तौर पे इनकार कर दिया गया है कि वो छानबीन नहीं करेंगे। इसमें आपको ये भी बताते चले कि CCPO लाहौर की जानिब से जो 7 अक्टूबर को लेटर लिखा गया था उसकी जब जवाब ना आया तो उनकी जानिब से एक याद दहानी लेटर जो है वो भी लिखा गया था, लेकिन उसके बाद अब जो है वो DG IB और उसके साथ साथ DIG स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो मरासले का जवाब भेजा गया है उसमें साफ तौर पे इनकार किया गया है कि वो इन तफसीलात को फराहम नहीं करेंगे। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, सूबाई वजीर कोऑपरेटिव राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। बढ़ती आबादी की वजह से ज़िला लाहौर को 2 डिवीजन में तकसीम करने का फैसला किया गया है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के बेनोई के प्लॉट्स के कब्जे की भी बाज़गश रही। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर कोऑपरेटिव राजा बशारत की ज़ेर सदारत जो गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ था उसकी अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि राजा बशारत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बेनोई के प्लॉट पर जो PIA सोसाइटी में कब्ज़ा हुआ है उसके ऊपर खुसूसी तौर पर तमाम तर जो महकमा कोऑपरेटिव के अफसरान थे उन पे लॉ पॉइंट पे बात की। अहकामात जारी किए गए हैं सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को कि इस मामले को एज सून एज पॉसिबल कानूनी पैराए में हल करने के हवाले से तमाम तर तजावीज़ को फाइनलाइज किया जाए। साथ ही साथ दूसरी अहम खबर ये है कि महकमा कोऑपरेटिव के जो सूबाई वज़ीर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि लाहौर में जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, क्रेडिट सोसाइटीज़ हों या एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हों, उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए डिवीज़न बढ़ा दी जाए। लाहौर में एक डिप्टी रजिस्ट्रार और एक सर्कल रजिस्ट्रार की सीट है, इन सीटों को बढ़ाया जाए और फौरी तौर पर लाहौर में कम से कम 2 डिप्टी रजिस्ट्रार, 3 सर्कल रजिस्ट्रार और 6 से ज़ायद जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीटें हैं वो फाल की जाए। महकमा कोऑपरेटिव ने सूबाई वज़ीर को बताया कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है उसका फुकदान है, गाड़ियाँ नहीं हैं, जो डिविजनल हेड होते हैं जिनको डिप्टी रजिस्ट्रार भी कहा जाता है उनके पास भी सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर विज़िट करना टीम के लिए ना गाड़ियाँ हैं ना मोटरसाइकिलें हैं। सूबाई वज़ीर कोऑपरेटिव ने उनको कहा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये सीट फिल करने नहीं आया, महकमा कोऑपरेटिव को रीवैम्प करने आया हूँ और रीवैम्प करने का मकसद यही है कि कोऑपरेटिव में जो अरबों रुपए के मामला। तफसीलात के लिए
पेट्रोलियम डिवीजन ने पाकिस्तान एलएनजी टर्मिनल लिमिटेड के एमडी नजीर अहमद को ओहदे से हटा दिया है। नदीम नजीर को ओहदे से हटाया गया। एलएनजी टर्मिनल लिमिटेड के एमडी को एलएनजी सप्लाईज को इजाफी अदायगियों के इल्जाम पर हटाया गया है। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ होंगे। अवैस, बताएगा क्या एक्शन लिया गया एमडी के खिलाफ? देखिए, गुज़िश्ता जो 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये चेयर किया और ये मामला बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हुआ है। नदीम बाबर को बारहा मीडिया पर आकर वजाहतें देने पड़ रही हैं और अब मामला ये हुआ है कि एलएनजी सप्लायर्स को पोर्ट चार्जेस की मद में जो अदायगियाँ की गई है उस पर नदीम नज़ीर जो एमडी एलएनजी टर्मिनल से उनको ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह मसूद नबी को जो है एमडी का इजाफी चार्ज जो है वो सौंप दिया गया है और मसूद नबी के पास एमडी गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का चार्ज भी रहेगा और ये उस वक्त तक चार्ज रहेगा जब तक ये जो है। ठीक है अवैस, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म कितना हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।